इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद UNSC, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। तो सुरक्षा परिषद में हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसकी भूमिका, यानी कि इसके बारे में सामान्य जानकारी। उसके बाद में पढ़ेंगे सुरक्षा परिषद का संगठन, यानी कि इसमें कुल कितने देश शामिल होते हैं। उसके बाद में कार्य प्रणाली, उसके बाद में इसके कार्य और क्षेत्राधिकार, उसके बाद में मतदान प्रणाली, और मतदान प्रणाली में हम दोहरा निषेधाधिकार भी पढ़ेंगे, यानी कि डबल वीटो। उसके बाद में पढ़ेंगे वीटो के विपक्ष में तर्क, यानी कि सुरक्षा परिषद में वीटो की शक्ति क्यों नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद में पढ़ेंगे वीटो के पक्ष में तर्क, और सबसे लास्ट में देखेंगे सुरक्षा परिषद का मूल्यांकन। तो सबसे पहले देखते हैं सुरक्षा परिषद की भूमिका। संयुक्त राष्ट्र संघ की संपूर्ण शक्ति सुरक्षा परिषद में निहित है। तो जो हमारा UNO है या संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसकी संपूर्ण शक्ति सुरक्षा परिषद में, सिक्योरिटी काउंसिल में निहित होती है। सुरक्षा परिषद को अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का पहरेदार माना जाता है। यह महासभा की तुलना में बहुत ही छोटा सदन है, लेकिन इसकी शक्ति महासभा की तुलना में बहुत अधिक व्यापक है। तो जो सुरक्षा परिषद है वह महासभा की तुलना में बहुत छोटा है, लेकिन इसकी शक्तियां महासभा की तुलना में बहुत अधिक हैं। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका तथा प्रवर्तन भुजा है। तो जो सुरक्षा परिषद है वह संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका कहलाती है, और जो महासभा है वह विधायिका या संसद कहलाती है। अगर आपसे कोई पूछे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका और प्रवर्तन भुजा किसे कहते हैं, तो वो होगा सुरक्षा परिषद। पामर व पार्किंस ने इसे UNO की कुंजी कहा है। UNO का मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ। तो पामर व पार्किंस ने सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी कहा है। डेविड कुशमैन ने इसे विश्व का पुलिसमैन कहा है। संकट का समय हो या शांति का, वर्ष का कोई भी समय हो, सुरक्षा परिषद अपना कार्य सदैव करती रहती है। तो ये तो हो गई इसकी भूमिका। अब देखते हैं सुरक्षा परिषद का संगठन। सुरक्षा परिषद में मूलतः 5 स्थायी और 6 अस्थायी सदस्य थे, लेकिन सितंबर 1965 में चार्टर में संशोधन करके अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 10 कर दी गई। तो वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? 5 स्थायी और 10 अस्थायी। तो इस प्रकार सुरक्षा परिषद में वर्तमान में कुल 15 सदस्य देश शामिल हैं। अब आगे देखते हैं 10 अस्थायी सदस्यों में से 5 एशियाई अफ्रीकी राज्यों से, 1 पूर्वी यूरोप से, 2 दक्षिणी अमेरिका से तथा शेष 2 पश्चिमी यूरोप व अन्य राज्यों से होने चाहिए। तो जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं उनमें से 5 एशिया अफ्रीका से होते हैं, 1 पूर्वी यूरोप से होता है, 2 दक्षिण अमेरिका से होते हैं, और बचे हुए 2 पश्चिमी यूरोप और अन्य राज्यों से होते हैं। इस प्रकार वर्तमान में सुरक्षा परिषद की कुल सदस्य संख्या 15 है। 15 किस प्रकार है? 5 स्थायी होते हैं, परमानेंट होते हैं, और 10 नॉन परमानेंट यानी कि अस्थायी होते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस,
फ्रांस इसके स्थायी सदस्य हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं, तो क्या बताओगे? अमेरिका, दूसरा ब्रिटेन, तीसरा चीन, चौथा रूस और पांचवा फ्रांस। इन्हें P5 भी कहा जाता है। P का मतलब परमानेंट, यानी कि जो सदस्य सुरक्षा परिषद में परमानेंट होते हैं उनको P5 कहा जाता है। P का मतलब परमानेंट और 5 का मतलब 5 देश। इन 5 देशों के पास वीटो अधिकार है या वीटो शक्ति है, वीटो पावर है। हिंदी में वीटो को बोलते हैं निषेधाधिकार। तो जो ये सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं, इनके पास वीटो का अधिकार होता है। अब आगे देखते हैं। अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन महासभा अपने 2/3 बहुमत से 2 वर्ष के लिए करती है। तो जो अस्थायी सदस्य होते हैं, जो 10 अस्थायी सदस्य हैं, उनका निर्वाचन 2 वर्ष के लिए महासभा द्वारा किया जाता है। तो इसका मतलब हुआ जो अस्थायी सदस्य होता है उसका कार्यकाल 2 वर्ष होता है। जिस देश का कार्यकाल समाप्त हो जाता है उसे उसी वर्ष पुनः उम्मीदवार होने का अधिकार प्राप्त नहीं होता। तो ये तो हो गया सुरक्षा परिषद का संगठन। संगठन में हमने पढ़ा है कि सुरक्षा परिषद में कुल 15 देश होते हैं, 5 + 10। 5 कौन से होते हैं? स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य। जो अस्थायी सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 2 वर्ष होता है। अब देखते हैं सुरक्षा परिषद की कार्यप्रणाली। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का निरंतर कार्य करने वाला अंग है। यह स्थायी रूप से सत्र में रहती है। इसकी बैठक 14 दिन में एक बार होती है। यदि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो जाए तो इसकी बैठक 24 घंटे की अल्प सूचना पर बुलाई जा सकती है। तो जो सुरक्षा परिषद है वह निरंतर कार्य करता रहता है, पूरे 24 घंटे कार्य करता रहता है। सामान्य रूप से इसकी बैठक 14 दिन में एक बार होती है, लेकिन कभी भी इमरजेंसी में, आपातकाल में इसकी बैठक बुलाई जा सकती है। अब आगे देखते हैं। सुरक्षा परिषद में प्रत्येक सदस्य राष्ट्र का एक प्रतिनिधि रहता है। अतः इसकी बैठक में अधिक से अधिक 15 सदस्य उपस्थित होते हैं। तो जो सुरक्षा परिषद की बैठक होती है उसमें अधिकतम 15 सदस्य शामिल होते हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी। अब आगे देखते हैं। प्रक्रिया संबंधी मामलों में निर्णय करने के लिए 9 मतों की आवश्यकता होती है। प्रक्रिया संबंधी मामलों के अंतर्गत सुरक्षा परिषद की बैठक के समय तथा स्थान का निर्धारण, इसके सहायक अंगों की स्थापना, कार्यवाही चलाने के नियम आदि आते हैं। तो जो प्रक्रिया संबंधी मामले होते हैं उन पर निर्णय करते समय 15 में से 9 सदस्यों की सहमति आवश्यक होती है। अन्य सभी महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय के लिए 9 मतों के साथ यह भी आवश्यक है कि 5 स्थायी सदस्य भी निर्णय से सहमत हों, अर्थात कोई भी स्थायी सदस्य वीटो का प्रयोग न करे। तो जो प्रक्रिया संबंधी मामले होते हैं उन पर निर्णय करने के लिए 15 में से 9 सदस्यों के मतों की आवश्यकता होती है। वो 9 सदस्य चाहे स्थायी हों या अस्थायी हों। लेकिन जो महत्वपूर्ण मामले होते हैं उन पर निर्णय करने के लिए 9 मतों की आवश्यकता तो होती ही है, लेकिन इन 9 मतों में जो 5 स्थायी सदस्य हैं उनके मत होने भी आवश्यक हैं। ठीक है।
अब इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे, आगे फिर से आएगा ये। अब देखते हैं सुरक्षा परिषद के कार्य एवं क्षेत्राधिकार। सुरक्षा परिषद का प्रमुख कार्य विश्व शांति और सुरक्षा की स्थापना करना है। नए राष्ट्रों को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्रदान करना, महासचिव का चयन करना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना आदि कार्य सुरक्षा परिषद महासभा के साथ मिलकर करती है। सुरक्षा परिषद अपने आंतरिक मामलों का निर्णय स्वयं करती है। शांति एवं सुरक्षा स्थापित करने के लिए केवल सुरक्षा परिषद ही शांति भंग करने वाले राष्ट्र के विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकती है। तो जो सुरक्षा परिषद है उसका प्रमुख कार्य क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना करना। यदि कोई राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति को भंग करता है तो ऐसे राष्ट्र को कठोर दंड देने की कार्यवाही सुरक्षा परिषद ही करती है। नए सदस्यों को सदस्यता प्रदान करने के क्षेत्र में सुरक्षा परिषद को महासभा की अपेक्षा अधिक निर्णायक अधिकार प्राप्त है। सदस्यता प्राप्त करने के लिए किसी भी देश को महासचिव के पास आवेदन करना पड़ता है, जिसे वह सुरक्षा परिषद के विचार के लिए भेज देता है। तो यदि किसी राष्ट्र को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्राप्त करनी है तो वह राष्ट्र महासचिव के पास आवेदन करता है और फिर महासचिव उस आवेदन को सुरक्षा परिषद के पास भेज देता है। इसके बाद सुरक्षा परिषद महासभा के पास अपनी सिफारिश भेज देती है। यह सिफारिश 5 स्थायी सदस्यों की सहमति पर आधारित होती है। यूएनओ का महासचिव सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर ही महासभा द्वारा नियुक्त किया जाता है। अब यहाँ पर हम जो आगे पढ़ने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा स्थापित करने के लिए या अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटाने के लिए सुरक्षा परिषद निम्नलिखित 4 प्रकार के तरीके अपनाती है। तो यदि कोई राष्ट्र शांति को भंग कर रहा है, कोई विवाद उत्पन्न कर रहा है, तो उस मामले को निपटाने के लिए सुरक्षा परिषद 4 प्रकार के तरीके अपनाती है। पहला तरीका है, सर्वप्रथम संबंधित राष्ट्रों को आपसी वार्ता करने के लिए प्रेरित करती है। तो विवादों के समाधान का सबसे पहला तरीका कौन सा है? वार्ता करना या बातचीत करना। दूसरा है, पंच निर्णय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा निर्णय का सुझाव दिया जाता है। तीसरा है, दोषी राष्ट्र के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध लगा सकती है। और चौथा है, अंतिम उपाय के रूप में सैनिक कार्यवाही कर सकती है। तो सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करने के लिए 4 चरणों में कार्य करती है। सबसे पहले क्या करती है? बातचीत या वार्ता द्वारा मामले को सुलझाने का प्रयास करती है। दूसरा क्या करती है? पंच निर्णय या फिर जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसके माध्यम से निर्णय करवाने का प्रयास करती है। यदि फिर भी समस्या का समाधान न हो तो राष्ट्र के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध लगा सकती है। और अगर फिर भी समाधान ना हो तो सबसे अंत में सुरक्षा परिषद उस राष्ट्र पर सैनिक कार्यवाही कर सकती है। तो ये चारों आपको क्रम से याद रखना है। सबसे अंत में क्या होता है? सैनिक कार्यवाही। और सबसे पहले क्या होता है? बातचीत या वार्ता। अब आगे देखते हैं, मतदान प्रणाली या दोहरा
निषेधाधिकार डबल वीटो। यूएनओ के चार्टर की धारा 27 में सुरक्षा परिषद में मतदान की प्रक्रिया का उल्लेख है। इसके अनुसार प्रक्रिया संबंधी विषयों में सुरक्षा परिषद के निर्णय 9 सदस्यों के सकारात्मक मत से किए जाएंगे। तो जो प्रक्रिया संबंधी विषय होते हैं उन पर निर्णय 9 सदस्यों के सकारात्मक मतों द्वारा किए जाते हैं। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं। प्रक्रिया संबंधी विषयों के अतिरिक्त सभी विषय महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ऐसे विषयों में निर्णय के लिए 9 सदस्यों के सकारात्मक मतों के साथ साथ 5 स्थायी सदस्यों के सकारात्मक मत भी होने चाहिए। ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो प्रक्रिया संबंधी मामले होते हैं उन पर निर्णय करने के लिए 15 में से 9 सदस्यों की सहमति आवश्यक होती है, और जो महत्वपूर्ण मामले होते हैं उन पर निर्णय करने के लिए भी 9 सदस्यों की सहमति आवश्यक होती है, लेकिन इन 9 सदस्यों में 5 स्थायी सदस्य भी होने चाहिए। अब आगे देखते हैं, यदि 5 स्थायी सदस्यों में से कोई एक भी किसी महत्वपूर्ण विषय के विपक्ष में वोट दे देता है तो वह निर्णय नहीं हो पाएगा। यानी कि 5 स्थायी सदस्यों की सहमति भी आवश्यक होती है या उनका सकारात्मक मत भी आवश्यक होता है। इस प्रकार स्थायी सदस्यों में से किसी भी एक सदस्य का नकारात्मक वोट सुरक्षा परिषद को निर्णय लेने से रोक सकता है। स्थायी सदस्यों की इस शक्ति को निषेधाधिकार की शक्ति या वीटो पावर कहते हैं। ठीक है, तो जो 5 स्थायी सदस्य हैं वे अगर अपने नकारात्मक वोट का प्रयोग करते हैं तो उसको वीटो की शक्ति कहा जाता है। अब आगे आएगा कि दोहरा निषेधाधिकार डबल वीटो क्या होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर प्रक्रिया संबंधी तथा महत्वपूर्ण विषयों की स्पष्ट व्याख्या नहीं करता। महत्वपूर्ण विषयों पर स्थायी सदस्यों का नकारात्मक मत प्रथम वीटो कहलाता है। तो ये हम पढ़ चुके हैं कि जो स्थायी सदस्य हैं, परमानेंट सदस्य हैं, उनका जो नकारात्मक वोट होता है वो वीटो पावर कहलाता है, जिसको हम प्रथम वीटो कह सकते हैं। कौन सा विषय प्रक्रिया संबंधी है और कौन सा विषय महत्वपूर्ण विषय है, इसका निर्णय करते समय 9 सदस्यों के मत के साथ साथ 5 स्थायी सदस्यों का सकारात्मक मत भी आवश्यक है। स्थायी सदस्यों का यह वीटो दोहरा वीटो या दोहरा निषेधाधिकार कहलाता है। अब देखो, इसको आसान भाषा में समझो। सुरक्षा परिषद में 2 प्रकार के मामले होते हैं। एक होता है प्रक्रिया संबंधी मामला और दूसरा होता है महत्वपूर्ण मामला। तो जो महत्वपूर्ण मामला होता है उसमें 5 स्थायी सदस्यों की सहमति आवश्यक होती है। तो इसको तो बोलते हैं सदस्यों का पहला वीटो। जो 5 सदस्य हैं उनका पहला वीटो। उसके बाद में कौन सा विषय प्रक्रिया संबंधी है और कौन सा विषय महत्वपूर्ण है, यह निर्णय करते समय भी 5 स्थायी सदस्यों का सहमति होना आवश्यक है। इसको बोलते हैं दूसरा वीटो या दोहरा वीटो। तो पहला वीटो क्या होता है, महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय करते समय जो वीटो का प्रयोग होता है उसको बोलते हैं प्रथम वीटो। और दूसरा वीटो कब होता है, जब यह निर्णय करना हो कि कौन सा विषय महत्वपूर्ण है और कौन सा विषय महत्वपूर्ण नहीं है, तो उसको बोलते हैं दोहरा वीटो। अगर अभी भी समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को पीछे करके दोबारा देख लो या कमेंट कर दो, कमेंट में मैं आपको बता दूंगा। अब देखते हैं वीटो के पक्ष में तर्क, यानी कि वीटो की शक्ति क्यों होना आवश्यक है।
अगर यहाँ तक आप आ गए हो तो आप कमेंट करके ये बताओ कि वीटो की शक्ति कौन कौन से 5 देशों के पास है, जिन देशों के नाम पीछे भी आ चुके हैं। तो वीटो के विपक्ष में पहला तर्क है, वीटो की व्यवस्था के कारण सुरक्षा परिषद में बड़े राष्ट्रों का आधिपत्य स्थापित हो गया है, बहुमत का कोई महत्व नहीं रह गया है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा सभी सदस्यों को समान माना गया है, लेकिन वीटो की व्यवस्था समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करती है। तो ये तो गया पहला विपक्ष में तर्क कि जो यूएनओ के चार्टर में राष्ट्रों की समानता का सिद्धांत है वह वीटो के कारण नहीं रह पाता है, उसका उल्लंघन हो जाता है। दूसरा तर्क है, वीटो के प्रयोग से सुरक्षा परिषद का कोई भी स्थायी सदस्य किसी भी कार्यवाही को विफल कर सकता है और विश्व लोकमत की उपेक्षा कर सकता है। तीसरा है, वीटो महाशक्तियों की निरंकुशता का परिणाम है। इसे महाशक्तियों ने अपनी शक्ति के बल पर अन्य सदस्यों पर थोप दिया है। कोई भी महाशक्ति वीटो के बिना यूएनओ का सदस्य बनने के लिए तैयार नहीं थी। यानी कि वीटो सभी राष्ट्रों की इच्छा का परिणाम नहीं है, बल्कि जो शक्तिशाली राष्ट्र थे, जो महाशक्तियां थीं, उनकी निरंकुशता का परिणाम है। विपक्ष में चौथा तर्क है, महाशक्तियों ने वीटो का दुरुपयोग किया है। वीटो के कारण सुरक्षा परिषद शांति और सुरक्षा के अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने में असमर्थ सिद्ध हुई है। त्रिगवेली के अनुसार सुरक्षा परिषद महाशक्तियों के संघर्ष के कारण लकवाग्रस्त हो गई है या नपुंसक हो गई है। तो चौथा विपक्ष में तर्क क्या है कि जो महाशक्तियां हैं वे एक दूसरे के विरुद्ध वीटो का प्रयोग करती रहती हैं, इसलिए सुरक्षा परिषद कोई भी निर्णय नहीं कर पाती है और वह अपने उत्तरदायित्व से चूक जाती है। विपक्ष में पांचवा तर्क है, वीटो के प्रयोग ने सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को नष्ट कर दिया है। अब नष्ट किस प्रकार किया है कि जो सुरक्षा परिषद है, यदि उसको सामूहिक सुरक्षा के लिए कोई कार्यवाही करनी है तो जो 5 स्थायी सदस्य देश हैं जिनके पास वीटो का अधिकार है, उन 5 देशों का सहमत होना आवश्यक है। यदि एक भी देश अपने वीटो का प्रयोग कर देता है तो सुरक्षा परिषद सामूहिक सुरक्षा के लिए कार्यवाही नहीं कर पाएगी। राष्ट्र अपनी सुरक्षा के लिए नाटो, सीटो, सेंटो जैसे प्रादेशिक सुरक्षा संगठनों का निर्माण करने लगे। तो जो महाशक्तियां थी उनकी आपसी संघर्ष के कारण सुरक्षा परिषद सामूहिक सुरक्षा के लिए कोई कार्य नहीं कर पाई और देशों ने अपने अलग अलग संगठन बना लिए। अब है वीटो के पक्ष में तर्क, यानी कि वीटो क्यों बना रहना चाहिए। सुरक्षा परिषद से वीटो को समाप्त कर देने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। सोवियत संघ को संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रभावशाली सदस्य बनाए रखने के लिए यह व्यवस्था आवश्यक थी। वीटो की व्यवस्था न होने पर अमेरिका और ब्रिटेन सोवियत संघ को प्रत्येक अवसर पर पराजित कर सकते थे। तो वीटो की व्यवस्था क्यों की गई? सोवियत संघ को शक्तिशाली बनाने के लिए, क्योंकि यदि वीटो की व्यवस्था नहीं होती तो अमेरिका और ब्रिटेन सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ पर हावी हो जाते। वीटो की व्यवस्था न होने पर अमेरिका और ब्रिटेन सोवियत संघ को प्रत्येक अवसर पर पराजित कर सकते थे। ऐसी स्थिति में यूएनओ पश्चिमी गुट के हाथों में
कठपुतली बन जाता। यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद है या जो संयुक्त राष्ट्र है वह अमेरिका और ब्रिटेन के अनुसार ही कार्य करता, क्योंकि सोवियत संघ के पास कोई अधिकार नहीं होता। देखो, जो शीत युद्ध का समय था, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बाद में अमेरिका और ब्रिटेन एक तरफ थे और इनके विरोध में था सोवियत संघ। तो यदि सोवियत संघ के पास वीटो की शक्ति न होती तो अमेरिका और ब्रिटेन हमेशा प्रत्येक मौके पर सोवियत संघ पर भारी पड़ते। अब देखते हैं पक्ष में कुछ तर्क, वीटो के पक्ष में तर्क। पहला तर्क है, यूएनओ की सफलता के लिए यह आवश्यक था कि शांति एवं सुरक्षा की स्थापना के लिए महाशक्तियों के बीच पारस्परिक सहयोग हो। महाशक्तियों के सहयोग के बिना सामूहिक व्यवस्था संभव नहीं हो पाती। तो पहला पक्ष में तर्क क्या है कि वीटो के कारण जो पांचों महाशक्तियां हैं वे पारस्परिक सहयोग करती हैं, पांचों खुद को एक दूसरे के समान मानती हैं। दूसरा है, वीटो की व्यवस्था ने शांति और सुरक्षा संबंधी मामलों में बड़े राष्ट्रों का सहयोग निश्चित करके यह भी तय कर दिया कि सुरक्षा परिषद का जो भी निर्णय होगा वह सोच विचार कर होगा, यानी कि पांचों राष्ट्रों की सहमति से होगा। वह ऐसा निर्णय नहीं कर सकेगी जिसे वह पूरा करने की शक्ति न रखती हो। अब देखते हैं तीसरा तर्क, वीटो अनेक बार अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान करने में वरदान सिद्ध हुआ है। यूएनओ के आरंभिक वर्षों में यह कहा जाता था कि यदि वीटो को हटा दिया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने का कार्य सुगम हो जाएगा, लेकिन यदि ऐसा होता तो इसमें एक गुट की प्रधानता हो जाती। ठीक है, तो क्या कहा जाने लगा कि यदि हम वीटो की व्यवस्था समाप्त कर देंगे तो सुरक्षा परिषद अच्छे से कार्य कर पाएगी, लेकिन यदि वास्तव में वीटो को समाप्त कर दिया जाता तो सुरक्षा परिषद अच्छे से कार्य नहीं कर पाती। सुरक्षा परिषद में अमेरिका और ब्रिटेन का प्रभुत्व हो जाता। वीटो ने विभिन्न पक्षों में संतुलन बनाए रखा और किसी भी गुट को मनमाना कार्य करने से रोका। चौथा तर्क है, वीटो संयुक्त राष्ट्र संघ की समस्त कार्यवाहियों को प्रभावित नहीं करता। संयुक्त राष्ट्र के विशेष अंगों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यास परिषद, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद एवं महासभा में वीटो की व्यवस्था नहीं है। यानी कि सुरक्षा परिषद के अलावा किसी में भी वीटो नहीं है तो वीटो का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। पांचवा है, शांति के लिए एकता प्रस्ताव स्वीकृत हो जाने पर वीटो का महत्व कमजोर पड़ गया है। अब वीटो का प्रभाव मुख्य रूप से सदस्यता के संबंध में रह गया है। विश्व शांति के संबंध में महासभा को व्यापक अधिकार मिल गए हैं। तो जो शांति के लिए एकता प्रस्ताव आया था उसकी वजह से भी सुरक्षा परिषद का महत्व कमजोर हो गया है, तो वीटो का कोई ज़्यादा महत्व नहीं रहा है, इसलिए वीटो को समाप्त करने की आवश्यकता नहीं है। अब शांति के लिए एकता प्रस्ताव क्या था? शांति के लिए एकता प्रस्ताव के तहत यह तय किया गया कि यदि सुरक्षा परिषद कोई निर्णय करने में असफल रहती है तो महासभा निर्णय कर सकती है। किसके लिए? अंतर्राष्ट्रीय शांति को स्थापित करने के लिए। अब देखते हैं सुरक्षा परिषद का मूल्यांकन। बड़े राष्ट्रों ने सुरक्षा परिषद को अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए काम में लिया। सुरक्षा परिषद शक्तिशाली राष्ट्रों के हाथ में एक खिलौना मात्र है। बड़े राष्ट्रों की इच्छा के विरुद्ध किसी भी तरह का निर्णय संभव नहीं है। सुरक्षा परिषद के पास अपनी सेना भी नहीं है।
ऐसी स्थिति में महासभा का प्रभाव बढ़ना एक सामान्य बात है। महासभा का बढ़ता हुआ महत्व सुरक्षा परिषद के ह्रास का कारण है। तो सुरक्षा परिषद का महत्व कम क्यों हो रहा है? क्योंकि महासभा का महत्व बढ़ रहा है। फिर भी सुरक्षा परिषद का महत्व बिल्कुल समाप्त नहीं हुआ है। सुरक्षा परिषद का महत्व इसलिए भी समाप्त नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 5 महाशक्तियों का प्रतिनिधित्व है। तो ये हो गई हमारी सुरक्षा परिषद।